जब पावर, पैसा और ताकत एक हाथ में आ जाए तो इंसान नहीं साम्राज्य बनता है, और आज वही साम्राज्य कहलाता है अमेरिका। आज जो अमेरिका खुद को सबसे ताकतवर बताता है, उसी देश की एजेंसी CIA ने खुद डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर बताया कि इस कुर्सी के पैरों को मजबूती न जाने कितनी लाशों की राख से ली। इतिहास गवाह है, जब जब अमेरिका ने किसी देश का हमदर्द बनने की कोशिश की है, जब जब खुद को किसी देश का मसीहा बताया है, तब तब उस देश का बेड़ा गर्क हो गया। हम इनको इनका हक दिलाएंगे, हम इन लोगों को आजादी दिलाएंगे, यही लाइन हर तबाही से पहले बोली जाती है। जब अमेरिका मानव अधिकार बोले तो समझ लेना किसी देश की लाशें गिनी जा रही हैं। जिस देश के पास तेल है, गैस है, स्ट्रेटेजिक रास्ता है, वो अचानक डेंजरस हो जाता है। पहले IMF की शर्तें आती हैं, फिर CIA एजेंट और आखिर में नई सरकार। CIA बंदूक नहीं चलाती, वो दिमाग चलाती है। और CIA की सबसे बड़ी ताकत कि उसका नाम कभी नहीं आता। जो देश अपना तेल खुद बेचने लगे वो ज्यादा दिन आजाद नहीं रहता। यही कहानी इराक की थी, यही कहानी ईरान की थी, यही वेनेजुएला और बांग्लादेश की। पहले पेड मीडिया, फिर पेड प्रोटेस्ट, फिर पेड हिंसा और अंत में तख्ता पलट। आज अमेरिका की हरकतें ठीक वैसी हैं जैसे हमारे 80s 90s के हिंदी फिल्मों के विलन हुआ करते थे। हाल ही में अमेरिका की दादागिरी आए दिन देखने को मिल रही है। जिन देशों के पास गैस, ऑयल, रिसोर्सेज, एनर्जी, स्ट्रेटेजिक रूट्स होते हैं, वही देश अचानक डेंजरस, अनस्टेबल, प्रॉब्लमेटिक और तानाशाह बता दिया जाता है। और अमेरिका अचानक वहां जाता है, उन लोगों का हमदर्द बनकर खड़ा हो जाता है और वहां पर अपने कंट्रोल की सरकार बनाकर खूब फायदा उठाता है। जैसे पाकिस्तान में इमरान खान के बाद आसिम मुनीर, शेख हसीना के बाद मोहम्मद यूनुस, और अब वेनेजुएला में रात के अंधेरे में घुसकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर ले जाना न जाने कितने कानूनों की धज्जियां उड़ा देता है। और अब अगला नंबर ईरान का है। ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट पर ट्रम्प डेली बेसिस पर ईरान की सरकार को धमकियां दे रहा है कि या तो ये सरकार मान जाए, वरना अमेरिका की मिलिट्री तैयार खड़ी है ईरान के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए। और पहले भी यही सब हो चुका है ईरान, रूस, लीबिया, अफगानिस्तान और कई सारे देशों के साथ, क्योंकि इन देशों के पास रिसोर्सेज थे, एनर्जी थी, स्ट्रेटेजिक रूट था, लेकिन वो अमेरिका की लाइन पर नहीं चले। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अमेरिका सीधे किसी देश में घुस जाता है और वहां जाकर उस देश की सरकार बदल देता है, बल्कि ये सब होता है डीप स्टेट के तहत। डीप स्टेट मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो कोई गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट का हो सकता है, और वो पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस का प्रयोग करके किसी देश की सरकार गिरा दे। और ये सब मैं अपनी तरफ से क्लेम नहीं कर रहा, बल्कि अतीत में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स खुद CIA ने जारी किए हैं, जिनसे ये साबित होता है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA महीनों सालों पहले प्लानिंग करती है, वहां के सिस्टम को समझती है, कमजोरियों और ताकत को पहचानती है और सारी जानकारी जुटाने के बाद धमाका करती है। पहले पेड प्रोटेस्ट होते हैं, मौजूदा सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाता है, यहाँ तक कि पेड शूटर्स तक हायर किए जाते हैं। और जब जनता पूरी तरह से भड़क जाती है तो उस देश का सुप्रीम लीडर या तो देश छोड़कर भाग जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है, और बस खेल खत्म। इन सब की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि CIA इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसने अपने ही देश अमेरिका को भी नहीं बख्शा। 22 नवंबर 1963 का एक दिन, अमेरिका का एक शहर डैलस, 2 लाख लोगों की खचाखच भीड़ अपने राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी का इंतजार कर रही थी। प्रेसिडेंट कैनेडी का काफिला जैसे जैसे कन्वेंशन सेंटर की तरफ बढ़ रहा था, लाखों लोग उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे थे। लेकिन तभी एक गोली उनके गले को चीर कर बाहर निकल जाती है। जब तक राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड कुछ समझ पाते, तब तक दूसरी गोली कैनेडी के स्कैल्प को तोड़कर सर में समा चुकी थी। राष्ट्रपति कैनेडी की मौके पर ही मौत हो गई। अमेरिका की सुरक्षा बलों ने कैनेडी पर गोली चलाने वाले आदमी को अरेस्ट कर लिया, जिसका नाम था ली हार्वे ओसवाल्ड। पूछताछ में पता चला कि मौके पर ली ही वो इकलौता बंदा था जिसने इस पूरे कत्लेआम को अंजाम दिया। लेकिन ली के पकड़े जाने के 2 दिन बाद, जब उसे डैलस पुलिस हेडक्वार्टर से जेल ले जाया जा रहा था, तभी ली को भी लाइव टेलीविजन पर पुलिस के सामने मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो अब सवाल उठा कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी को किसने मरवाया। सालों तक कैनेडी के कत्ल की गुत्थियां सुलझाने के लिए कई कमीशन बिठाए गए, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। लेकिन साल 1992 में, यानी कैनेडी की हत्या के 30 साल बाद, ऑपरेशन नॉर्थवुड नाम से एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई हुआ, यानी पब्लिक हुआ। और उसमें यह खुलासा होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी को किसी और ने नहीं, बल्कि अमेरिका की ही एक एजेंसी CIA ने मरवाया था। और अगर आप इसकी वजह जान लेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। इसकी बात हम वीडियो के लास्ट में करेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं कि ये एकमात्र डॉक्यूमेंट नहीं था जिसने CIA को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि अब तक कोल्ड वॉर टाइम के ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाइड किए जा चुके हैं
जिनमें CIA के काले कारनामों के बारे में पता चलता है। डिक्लासिफाइड से मतलब ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो खुद अमेरिकी सरकार ने पब्लिक के लिए ओपन किए, कई बार कोर्ट के ऑर्डर्स पर, कई बार खुद अपनी मर्जी से। और इन्हीं डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि अब तक CIA ने किन किन देशों की सरकार गिराने में पैसे खर्च किए और किन किन देशों के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करके उनका तख्ता पलट कर दिया। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि CIA कितनी पावरफुल है और इसे किस तरह से बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ब्रिटेन, पुर्तगाल और फ्रांस जैसे बड़े साम्राज्य आपस में लड़ लड़ कर कमजोर हो चुके थे, तो इन साम्राज्यवादी ताकतों को बहुत से देशों को आजाद करना पड़ा, जिनमें भारत भी एक था। तो उस टाइम जो टॉप साम्राज्य थे, सबसे बड़ी ताकतें थी, वो लड़ लड़ कर कमजोर हो चुकी थी। उसके बाद सवाल ये उठा कि अब पूरी दुनिया का असली बॉस कौन होगा। इस दावे के लिए 2 बड़ी शक्तियों का उदय हुआ, एक अमेरिका और दूसरा रूस। पहले रूस को USSR या फिर सोवियत यूनियन के नाम से भी जाना जाता था। जहां रूस समाजवादी या फिर कहें कि कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट व्यवस्था का नायक था, वहीं अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का नायक था। मतलब एक तरफ समाज और आम जनता के हितों की बात, वहीं दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट सिस्टम यानी अमीर बिजनेसमैन और पूंजीवादियों के हितों की बात। जहां रूस मजदूर केंद्रित देश था, वहीं अमेरिका बिजनेसमैन के। मतलब दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी, इसलिए इन दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। और कोल्ड वॉर से मतलब ये कि ये 2 देश कभी सीधे किसी मैदान में जाकर नहीं लड़े, बल्कि अपनी ताकत का प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर जाकर किया। ये बाकी के देशों को अपने पाले में लाते। इसी काम को अंजाम देने के लिए अमेरिका को एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो अंदर ही अंदर गुप्त तरीके से अमेरिका के राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हो और रूस के प्रभाव को बाकी के देशों से कम कर सके। अपने इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अमेरिका ने साल 1947 में CIA यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन कर दिया। आगे चलकर CIA दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी बनती है। CIA ने अपने सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन ईरान में किया और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजाक्स, जिसके तहत ईरान में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देक का तख्ता पलटकर CIA ने वहां अपना प्यादा बिठा दिया। यह कोई छोटी बात नहीं है कि एक देश की खुफिया एजेंसी किसी दूसरे देश में जाकर उसकी सरकार गिरवा दे। अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ कई बार ऐसा देखने को मिला है जहाँ CIA ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया पर निशाने साधे हैं। इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन अभी ईरान का किस्सा समझना बहुत जरूरी है ताकि आप ये समझ सकें कि ये खुफिया एजेंसी किस तरह काम करती है। 18वीं और 19वीं सदी में बहुत से देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था, जैसे भारत में भी था। इसी तरह से 18वीं सेंचुरी में ईरान पर भी ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस था। ब्रिटेन के लोग ईरान में बिजनेस करते थे। इसी के चलते साल 1906 में एंग्लो पार्सियन ऑयल कंपनी की स्थापना की, जिसे साल 1920 आते आते पूरे ईरान के ऑयल सेक्टर के सभी एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं। आगे इस कंपनी का नाम एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी रख दिया जाता है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ईरान और ब्रिटिश संबंधों में कुछ बदलाव आते हैं। ब्रिटेन ने ईरान पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वो हिटलर के नाजी जर्मनी को सपोर्ट कर रहा है। ब्रिटिश सरकार को यह डर सताने लगा कि कहीं ईरान में मौजूद एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी की आबादान रिफाइनरी ब्रिटिश के कंट्रोल में न आ जाए। और दूसरी तरफ रेजा शाह एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी पर यह भी आरोप लगा रहे थे कि ईरान को जो 60% मुनाफा मिलना चाहिए था, कंपनी उसके हिसाब में भी गड़बड़ कर रही है। इधर ब्रिटेन ने ईरान पर प्रो जर्मन होने का आरोप लगाते हुए ईरान में मौजूद जर्मन नागरिकों और डिप्लोमेट्स को ईरान से निकालने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इधर रूस भी ब्रिटेन के पक्ष में आ चुका था, क्योंकि रूस को भी हिटलर से खतरा था। इसलिए अगस्त 1942 में रूस और ब्रिटेन दोनों ने ईरान पर हमला कर दिया। जल्द ही पूरा ईरान ब्रिटेन और रूस के हाथ में आ गया। ईरान के शासक रेजा शाह को अरेस्ट कर लिया गया और उनकी जगह उन्हीं के बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान का नया शाह बना दिया गया। ईरान में राजा यानी किंग को शाह कहा जाता है। अब मोहम्मद रजा शाह हथियारों और पैसों के लिए ब्रिटेन पर निर्भर था, इसलिए जो ब्रिटेन चाहता वो मोहम्मद रजा को करना पड़ता। लेकिन अब तक ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के बाद बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और ईरान में मौजूद कम्युनिस्टों द्वारा, यानी वो लोग जो जनता और मजदूरों के हितों की बात करते हैं, वो लोग ईरान में मौजूद जो विदेशी ताकतें थी उनके प्रभाव के खिलाफ एक माहौल बना रहे थे, भावनाएं जगा रहे थे। साल 1951 में जब ईरान की संसद में चुनाव हुए तो वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेशनल फ्रंट को बहुमत मिलता है। नेशनल फ्रंट ईरान की कम्युनिस्ट पार्टियों का एक गठबंधन था, जिसका नेतृत्व मोहम्मद मोसद्देक ने किया था। और इस तरह मोहम्मद मोसद्देक लोकतांत्रिक तरीके से ईरान के प्रधानमंत्री बन गए। और सरकार में आते ही मोहम्मद मोसद्देक ने ईरान की जो ऑयल इंडस्ट्री थी उसका नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी उसे सरकारी कंट्रोल में ले लिया। मोसद्देक के इस फैसले ने उन्हें ईरान में हीरो बना दिया, लेकिन ब्रिटेन को इसका भारी नुकसान होने लगा। अब ब्रिटेन ने अमेरिका से संपर्क साधना शुरू कर दिया, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक बड़ी ताकत बनकर उभर चुका था। वो रसिया की तरफ इसलिए नहीं गया क्योंकि वो कम्युनिस्टों की बात करता था, और वहीं अमेरिका कैपिटलिस्ट सिस्टम की। शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एम ट्रूमैन ने ईरान में अपना इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया। ईरानी दौरे पर आए ट्रूमैन ने कहा कि हम ईरानियों के भी मित्र हैं और वैसे ही अंग्रेजों के भी मित्र हैं।
एक निष्पक्ष समाधान हासिल करने के अलावा इस मामले में हमारा कोई राष्ट्रीय और निजी हित नहीं है। लेकिन साल 1952 में सरकार बदल गई और नए प्रेसिडेंट बनते हैं ड्वाइट डेविड आइजनहावर। मौके का फायदा उठाते हुए ब्रिटेन ने अमेरिका से दोबारा संपर्क साधा और अमेरिका को समझाने की कोशिश की कि मोहम्मद मुसद्देक एक कम्युनिस्ट हैं और ईरान रूस के प्रभाव में आ सकता है, इसलिए मोहम्मद मुसद्देक को ईरान की गद्दी से हटाना जरूरी है। और इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति मोहम्मद मुसद्देक को हटाने के इस प्लान की साजिश पर मोहर लगा देते हैं और यहीं से शुरुआत होती है अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के ऑपरेशन अजाक्स की। इस सीक्रेट ऑपरेशन अजाक्स की जानकारियां खुद अमेरिका ने साल 2013 के अगस्त महीने में पब्लिक की थी, जब ऑपरेशन अजाक्स को 60 साल पूरे हुए थे। ऑपरेशन अजाक्स के प्लान को अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन दोनों ने 3 महीने में ड्राफ्ट किया, जिसे 1 जुलाई के दिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने खुद अप्रूव किया और अगले 10 दिन के भीतर ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इस प्लान पर फाइनल कंसेंट दे दिया। इस तरह 1 हफ्ते के भीतर ही CIA के एक एजेंट केरमिट किम रूजवेल्ट को ईरान की राजधानी तेहरान में ऑपरेशन अजाक्स को अंजाम देने के लिए भेज दिया जाता है। और केरमिट किम रूजवेल्ट कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थियोडोर रूजवेल्ट का पोता था। और रूजवेल्ट के ईरान पहुंचने से पहले ही CIA ने पैसे के दम पर ईरान की प्रेस में कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्देक के खिलाफ खबरें चलाना शुरू कर दिया था। इधर CIA के एजेंट किम रूजवेल्ट ने कुछ ऐसे आर्मी ऑफिसरों को CIA की लोकल टीम में मिला लिया जो प्रो शाह थे और मुसद्देक के विरोधी थे, और साथ ही मोहम्मद रजा शाह को मनाना शुरू कर दिया कि वो मोहम्मद मुसद्देक को हटाकर आर्मी कमांडर जनरल फजलुल्लाह जाहेदी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दें। फिर ईरानी आर्मी में मौजूद अपने लोगों के दम पर CIA ने पेड प्रोटेस्ट कराना शुरू कर दिए, मतलब भाड़े पर प्रदर्शनकारी लाए जाते और वो लोग प्रधानमंत्री मुसद्देक के खिलाफ प्रदर्शन करते। ईरान की मीडिया में मोहम्मद मुसद्देक की सरकार को कमजोर दिखाया जाने लगा और CIA ये सब इसलिए कर रही थी ताकि आने वाले तख्ता पलट को जनता की नजरों में जायज ठहराया जा सके। ठीक वैसे ही जैसे अभी वेनेजुला में हुआ मडूरो की गिरफ्तारी को जायज ठहराने के लिए। फिर आगे CIA के इस ऑपरेशन के बारे में प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्देक को पता चल जाता है। तब मुसद्देक ने ईरान की संसद को भंग करने की घोषणा कर दी। इसे मुसद्देक को ईरान के शाह से भी अधिक ताकत मिलने वाली थी, लेकिन CIA के दबाव में आकर शाह मोहम्मद रजा पहलवी उस डिक्री पर साइन करने के लिए सहमत हो गए, जिसमें लिखा था कि मोहम्मद मुसद्देक की जगह आर्मी कमांडर जनरल फजलुल्लाह जाहेदी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मुसद्देक ने प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ने से इनकार कर दिया और अब मुसद्देक के समर्थक भी सड़कों पे उतर गए। फिर अगले दिन मुसद्देक ने तख्ता पलट करने की साजिश में शामिल लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। मुसद्देक के पलटवार को देखकर ईरान का शाह भाग गया और जनरल फजलुल्लाह जाहेदी भी एक सीक्रेट जगह पर जाकर छुप गए। मतलब एक तरह से CIA का ये प्लान उन पर ही उल्टा पड़ गया था। अमेरिका समझ गया कि ये मिशन फेल हो चुका है, इसलिए CIA एजेंट केरमिट किम रूजवेल्ट को एक टेलीग्राम आया जिसमें उसे ऑपरेशन अजाक्स को बीच में ही छोड़कर तुरंत वापस US आने के लिए कहा गया। और ईरान में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी के जो अधिकारी थे उन्होंने भी ऑपरेशन अजाक्स को छोड़कर वापस भागने का प्लान बना लिया था। लेकिन केरमिट रूजवेल्ट ने अपना प्लान छोड़ने के बजाय जनरल फजलुल्लाह जाहेदी को ईरान की गद्दी पर बिठाने के लिए अपने प्रयास डबल कर दिए। रूजवेल्ट ने पैसे के दम पर ईरान की सड़कों को भाड़े के प्रदर्शनकारियों से भर दिया और फिर 19 अगस्त के दिन ईरान के अखबारों में शाह के साइन वाली डिक्री को पब्लिश करवाया जाता है और घोषणा कराई जाती है कि ईरान के प्रधानमंत्री पद का असली दावेदार जनरल फजलुल्लाह जाहेदी हैं। अब क्योंकि ईरान की आर्मी फजलुल्लाह जाहेदी के अंदर आती थी तो उसने सड़कों को घेर लिया और मोहम्मद मुसद्देक के इस्तीफे की मांग करने लगे। शाम के 4 बजे तक शाह के समर्थक और भाड़े के समर्थक मुसद्देक के समर्थकों से हिंसक तरीके से भिड़ जाते हैं। इस हिंसा में करीब 300 लोगों की मौत हो गई। मुसद्देक को भागकर छुपना पड़ा और शाह ने वापस आने का ऐलान कर दिया और 9 घंटे के अंदर अंदर एक असफल तख्ता पलट एक सक्सेसफुल मिशन में बदल गया। ईरान में लोकतांत्रिक ढंग से जनता द्वारा चुने गए कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री मुसद्देक को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। जाहेदी ने तुरंत मुसद्देक के पूर्व वफादारों का सफाया कर दिया और नेशनल फ्रंट और मुसद्देक की तुदह पार्टियों के नेताओं की गिरफ्तारी करवा दी और बचा कुचा विपक्ष भी पूरी तरह से शांत हो गया। और इसी के साथ ईरान में प्रो अमेरिकी सरकार स्थापित हो जाती है जो अगले 25 सालों तक चलती है। अब इससे आगे की कहानी की किस तरह रजा शाह का शासन खत्म होकर रूहुल्लाह खुमैनी का शासन आया और आज तक उनके ही उत्तराधिकारी हैं, एक अलग टॉपिक है। इस पर किसी और वीडियो में बात की जा सकती है। फिलहाल हमने ईरान और ऑपरेशन अजैक्स को इसलिए विस्तार में समझाया ताकि आपको ये समझ आ सके कि CIA कितनी पावरफुल खुफिया एजेंसी है जो अमेरिका में बैठे बैठे किसी दूसरे देश की सरकार बदलने की ताकत रखती है। साल 2013 में जब CIA ने खुद कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए तब पता चला कि CIA ने 1946 से लेकर साल 2000 तक 81 से ज्यादा बार दूसरे देशों के इंटरनल इलेक्शंस में इंटरफियर किया है और 61 से ज्यादा बार तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। इन डॉक्यूमेंट्स में दूसरे देशों की सरकार गिराने, विपक्ष को पैसा खिलाने और घूस देने जैसी घटनाओं का जिक्र था। CIA पर भारत के केरल राज्य की कम्युनिस्ट सरकार गिराने के भी आरोप लगते हैं। दरअसल साल 1957 में केरल में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। राज्य की कुल 126 सीटों में अकेली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 60 सीटें आई
वहीं आजादी के आंदोलन की लहर में लगभग हर राज्य में सरकार बनाने वाली कांग्रेस को मात्र 43 सीटें आई और इस तरह सीपीआई नेता IMS नंबूद्रिपाद केरल के मुख्यमंत्री बन गए। सीपीआई की केरल में सरकार पूरे देश भर में पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। माना जाता है कि भारत के किसी राज्य में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार बनाने की इस घटना ने अमेरिका की चिंताएं बढ़ा दी। फिर इस सरकार को गिराने के आरोप CIA पर लगते हैं। दरअसल 70 के दशक में भारत में अमेरिका के राजदूत रहे डेनियल पैट्रिक मोयनिहान ने साल 1978 में एक किताब लिखी जिसका नाम था डेंजरस प्लेस। इस किताब में पैट्रिक ने आरोप लगाए कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कांग्रेस को पैसे दिए थे और एक बार तो ये पैसे सीधे इंदिरा गांधी को दिए गए थे। यहाँ यह बताना जरूरी है कि इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री नहीं थी बल्कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी। हालांकि इंदिरा गांधी ने डेनियल पैट्रिक मोयनिहान द्वारा लगाए गए आरोपों को बेसलेस बताते हुए खारिज किया। आगे मोयनिहान के बयान से खुद ये साफ भी होता है कि इंदिरा गांधी खुद CIA के खिलाफ थी और अपने भाषणों में CIA की भारत में चल रही गतिविधियों की जांच करने से लेकर विरोध भी कर रही थी। मोयनिहान खुद कहते हैं कि इंदिरा गांधी CIA के खिलाफ भाषण दे रही थी। मोयनिहान द्वारा लगाए गए आरोपों को इस कॉन्टेक्स्ट से भी देखा जा सकता है कि इंदिरा गांधी CIA के खिलाफ थी और वो रूस के नजदीक थी और CIA ने इंदिरा गांधी सरकार के कांग्रेस सांसदों पर सोवियत रूस से पैसे लेने के भी आरोप लगाए। CIA ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI एंड द CPI मार्क्सिस्ट द्वारा भी रूस से सपोर्ट लेने के आरोप लगाए। यहाँ यह बताना जरूरी है कि इंदिरा गांधी का झुकाव रूस की तरफ था। एक बार अमेरिका और चाइना पाकिस्तान के सपोर्ट में इंडिया पर अटैक करने तक आ गए थे, लेकिन उस टाइम रूस इंडिया का मददगार बनकर सामने आ गया था, जिसके सपोर्ट से इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को आजादी दिलाई। तो हो सकता है अमेरिकी दूत के वो सारे आरोप इसी खींच से आ रहे हों, लेकिन ना तो इस तथ्य के बेस पर अमेरिकी दूतों के उन सारे आरोपों को नकारा जा सकता है और ना ही इन एक तरफा आरोपों को पूरी तरह सच की तरह स्वीकारा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्स की कमी है। मैंने यहाँ पर इन फैक्ट्स को केवल इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि बात CIA की चल रही है और इतिहास में CIA, अमेरिका और इंडिया के बीच हुई इस तकरार का जिक्र करना जरूरी था। फिर मोयनिहान के इन आरोपों को साल 1977 से 79 के बीच भारत में अमेरिकी एम्बेसी के राजनीतिक सलाहकार रहे हावर्ड ब्रूनर सेफर ने अपनी किताब एल्सवर्थ बंकर ग्लोबल ट्रबल शूटर वियतनाम हॉक में दोहराया। हावर्ड ब्रूनर सेफर की साल 2013 में छपी किताब में सेफर लिखते हैं कि CPI की जीत विश्व भर में पहली बार एक कम्युनिस्ट सरकार के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से सत्ता में आने का प्रतीक बनी। जैसा कि डेनिस वक्स ने इंडिकेटेड किया था कि इस चुनाव परिणाम ने वॉशिंगटन में अलार्म घंटियां बजा दी थी। डेनिस वक्स भी एक अमेरिकी डिप्लोमेट थे जिन्होंने पाकिस्तान में अमेरिकी एम्बेसी में भी काम किया था। आखिरकार केरल में कम्युनिस्टों को सत्ता से हटाने के लिए CIA ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाया। फिर इसमें जाहिर तौर पर CIA द्वारा राजनीतिक प्रदर्शनों के लिए धन मुहैया कराना शामिल था, जिसका आयोजन कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी समूहों द्वारा किया गया था। इनका उद्देश्य ये था कि केरल में कानून और व्यवस्था को इतना अराजक बनाना है कि दिल्ली की केंद्रीय सरकार केरल की सरकार को बर्खास्त कर दे। 1957 में केरल में आई CPI सरकार की चर्चा दुनिया भर में इसलिए भी हुई क्योंकि ये दुनिया भर में कम्युनिस्टों की पहली ऐसी सरकार थी जो किसी तख्तापलट या हिंसा से नहीं बल्कि बाकायदा वोटिंग सिस्टम से जनता द्वारा चुनकर सत्ता में आई थी। और यही कारण था कि कम्युनिस्टों की इस जीत पर रसिया में जश्न मने, लेकिन वहीं अमेरिका में इसे चिंता के रूप में देखा गया। केरल में CPI की सरकार आते ही उन्होंने कई तरह के सुधार किए, जैसे राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सही करना, छोटे किसानों की जमीनों के आरक्षण के लिए कानून बनाना, भूमि सुधार कानून लाना, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाना एक्सेट्रा। लेकिन जब CPI सरकार शिक्षा सुधार में कदम उठाने लगी तो उससे प्राइवेट स्कूलों के मालिक नाराज हो गए, क्योंकि इन स्कूलों को ज्यादातर अपर कास्ट या धार्मिक संगठनों द्वारा चलाया जाता था। और इसी के बाद CPI सरकार के खिलाफ आंदोलन होना शुरू हुआ। जब केरल में CPI सरकार आई तो नेहरू को इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि वो अलग अलग विचार के लोगों के राजनीतिक स्पेस का सम्मान करते थे। लेकिन वहीं कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता भी थे जो CPI सरकार को नहीं चाहते थे, जैसे बाकी पार्टियों में भी ऐसा होता है। इसी बीच 2 फरवरी 1959 को इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन दिनों केरल में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कई जगह पुलिस की गोलियों से आंदोलनकारियों की मौतें भी हो गई थी। पुलिस की गोलीबारी में 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। अब केंद्र सरकार से मांग होने लगी कि वो केरल सरकार को बर्खास्त कर दे। हालांकि नेहरू इस पक्ष में नहीं थे, लेकिन माना जाता है कि नेहरू को इंदिरा गांधी और पार्टी के भीतर के नेताओं के दबाव में झुकना पड़ा और 31 जुलाई 1959 के दिन केरल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जिसका कारण केरल में कानून व्यवस्था का खराब होना बताया गया। देखा जाए तो ये पैटर्न भी ईरान वाले पैटर्न से मिलता जुलता है। पहले पेड प्रोटेस्ट, उसके बाद हिंसा, फिर तख्ता पलट। आगे साल 1991 में दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिकी डिप्लोमेट एल्सवर्थ बंकर ने भी इन आरोपों को दोहराया। हालांकि उन्होंने पैसे देने की बात इंदिरा गांधी की नहीं बल्कि महाराष्ट्र कांग्रेस लीडर SK पाटिल पर लगाए कि उनके माध्यम से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पैसे भिजवाए ताकि केरल की कम्युनिस्ट सरकार को गिराने में मदद हो सके। एल्सवर्थ बंकर 1956 से 1961 के बीच भारत में अमेरिका के राजदूत रहे हैं, यानी जिस टाइम केरल में कम्युनिस्ट सरकार थी और अमेरिका में ड्वाइट D आइजनहावर राष्ट्रपति थे। जिस तरह CIA पर ईरान में तख्ता पलट करने और केरल की कम्युनिस्ट सरकार गिराने के आरोप लगते हैं, उसी तरह CIA पर ग्वाटेमाला देश के राष्ट्रपति
जेकोबो आर्बेंज का तख्ता पलट करने के भी आरोप लगते हैं। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि राष्ट्रपति जेकोबो ने अपने वहां कारखानों में काम कर रहे नागरिकों के हक में उत्पीड़न विरोधक कानून बना दिए थे, जिसकी वजह से यूनाइटेड फ्रूट जैसी अमेरिकी कंपनियों के लाभ कम हो गए, क्योंकि अब कंपनी कम पैसों में ज्यादा घंटों तक मजदूरों से काम नहीं करवा सकती थी। इसलिए उन्होंने CIA से संपर्क किया और परिणाम स्वरूप जेकोबो को आर्मी द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया। इसी तरह साल 1963 में हुई वियतनाम के राष्ट्रपति की हत्या में भी CIA का स्पष्ट हाथ माना जाता है, जिसके बाद वियतनाम में एक फुल फ्लेज्ड वॉर की शुरुआत हो गई, जिसे वियतनाम वॉर के नाम से जाना जाता है, जिसमें 58,000 अमेरिकन और 10 लाख से ज्यादा वियतनामी मारे गए थे। यही काम CIA ने इराक, क्यूबा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाओस, डोमिनिकन रिपब्लिक, ब्राजील और चिली जैसे कई देशों में किया। और पिछले 40 सालों में सिर्फ CIA के इंटरफेयर की वजह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में 60 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। और मैं ये अपने साइड से नहीं बोल रहा, बल्कि ये कहना है CIA के एक पूर्व अधिकारी का। Trying to summarize this third world war that the CIA, the US national security complex with the military all interwoven in it in many different ways has been waging. Let me just put it this way. The best heads that I coordinate with studying this thing, we count at least minimum figure 6 million people who've been killed in this long 40-year war that we've waged against the people of the third world. These are not Soviets. We have not been parachuting teams into the Soviet Union to kill and hurt and maim people. और बहुत सारे देश आज भी CIA के उन इंटरफेयर्स की वजह से अशांति और गरीबी में जी रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि CIA के शिकार सिर्फ बाहरी लोग हुए, अमेरिकन नहीं। साल 2007 में फैमिली जेवेल्स नाम से CIA का एक हाईली सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक हुआ, जिसे 1970 के दशक में कंपाइल्ड किया गया था। इन डॉक्यूमेंट्स में CIA द्वारा क्यूबा के क्रांतिकारी फिडेल कास्ट्रो को मारने के पूरे प्लान्स थे। दरअसल फिडेल कास्ट्रो एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे जो इंदिरा गांधी को भी सपोर्ट करते थे। क्योंकि क्यूबा जियोग्राफिकली अमेरिका के काफी नजदीक है, इसलिए CIA को ये इनसिक्योरिटी थी कि अगर क्यूबा में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई तो न केवल रसिया का दबदबा साउथ अमेरिका में बढ़ जाएगा, बल्कि वो अमेरिका के भी काफी नजदीक आ जाएगा, जिसके चलते CIA ने कास्ट्रो को मारने के कई तरीके अपनाए। उनकी सिगार में टॉक्सिन मिलाने से लेकर उनके खाने में जहर डालने जैसे कारनामे किए गए, लेकिन फिडेल कास्ट्रो हमेशा बच जाते थे। जब CIA कास्ट्रो को मारने और क्यूबा में अपना कंट्रोल स्थापित करने में फेल रही, तब उसने 1962 में एक नया प्लान बनाया, ऑपरेशन नॉर्थवुड्स। इस प्लान के तहत उसे अमेरिका को उस पोजीशन में लाना था जिसके आड़ में वो क्यूबा पर हमला कर सके। और इस प्लान के अंदर ये था कि CIA खुद अमेरिका के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करवाती, दंगे करवाती, सिविलियंस को मारती और उसका इल्जाम क्यूबा पर डाल देते। इसके साथ ही एक अमेरिकन हवाई जहाज को क्यूबा के एयर स्पेस में क्रैश कराकर इसको कास्ट्रो की साजिश बताती। और इस प्लान में कई US नागरिकों की हत्याएं होती, और जो हत्याएं होती उसे पेपर्स में बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता, ताकि लोगों में एक गुस्सा पैदा होता और अमेरिका क्यूबा पर हमला कर देता। कुल मिलाकर एक वॉर को जस्टिफिकेशन देना था, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि ये वॉर अमेरिका ने खुद शुरू की है। लेकिन जब यह प्रस्ताव तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी के पास लेके जाया गया तो वो बहुत नाराज हो गए। इस पर राष्ट्रपति कैनेडी ने अपना वीटो लगाकर इस ऑपरेशन को रोक दिया। प्रेसिडेंट कैनेडी इस प्रस्ताव से इतने गुस्सा हुए कि उन्होंने CIA के कुछ टॉप अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया। और यही कारण है कि CIA के भीतर ही भीतर प्रेसिडेंट कैनेडी को मारने की प्लानिंग शुरू हो गई। और आगे जो होता है उसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। राष्ट्रपति कैनेडी पर जिस ली हत्यारे ने गोली चलाई थी, उन्होंने पूछताछ में बताया कि उनके पीछे कई लोग हैं, वो तो बस एक मोहरा हैं। लेकिन 2 दिन बाद उनकी भी पुलिस के सामने हत्या कर दी गई और इस केस को ये बोलकर बंद कर दिया कि इस हत्या में सिर्फ ली का ही हाथ था। लेकिन बाद की जांच में पता चलता है कि उस टाइम ली के साथ एक और बंदा था जिसने कैनेडी पर गोली चलाई थी। कैनेडी को एक गोली सामने से लगी थी और एक पीछे से, साथ ही दोनों गोलियां अलग अलग साइज की थी। तो ये दावा और ऑपरेशन नॉर्थवुड की सीक्रेट फाइल्स इस ओर इशारा करती हैं कि प्रेसिडेंट कैनेडी को मारने में किसी और का नहीं बल्कि खुद CIA का हाथ था। और पिछले साल शेख हसीना का तख्ता पलटकर उस पे मोहम्मद यूनुस को बिठा देना, और वही बांग्लादेश जिसके इंडिया के साथ इतिहास में बहुत करीब के संबंध थे, आज वो रिश्ते अपने सबसे खराब मोड़ पर आ चुके हैं। पूरा बांग्लादेश सड़कों पर निकल आया है। माइनॉरिटीज के साथ जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, ये सब एक पैटर्न की ओर इशारा करती हैं। और अगला निशाना ईरान है, क्योंकि ईरान में भी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें अमेरिका का काफी इंटरफियर देखने को मिला है। दरअसल ईरान में विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब ईरान की करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफी नीचे गिर गई, महंगाई बढ़ गई, व्यापार करना मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें खरीदना तक मुश्किल हो गया। इस आंदोलन की शुरुआत महंगाई से हुई थी, विमेन फ्रीडम की मांग के लिए हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये आग सत्ता परिवर्तन तक पहुंच गई है और इसने काफी व्यापक रूप ले लिया है। अमेरिका एक सुपर पावर देश है और इसी का प्रदर्शन वो दुनिया को दिखाते रहता है, अपनी डिप्लोमेसी के चलते, अपनी मिलिट्री के चलते, अपने सीक्रेट एजेंसीज के चलते।
और फिलहाल इंडिया के रिश्ते भी अमेरिका से काफी खराब चल रहे हैं। इंडिया पर 100% टैरिफ लगाना, आए दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक बनाना, Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? ये सब दिखाता है अमेरिका का एरोगेंस और अमेरिका की दादागिरी। बहरहाल CIA की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। ऐसी ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल दानिक्की को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।